चोर को हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है और इसलिए वो बचने के रास्ते तलाशा करता है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी गठबंधन जब महाराष्ट्र की सत्ता में था तो उसने शिवसेना सांसद संजय राउत से लेकर एनसीपी नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और शरद पवार के एक और खास नवाब मलिक जैसों को बचाने के लिए खूब तिकड़म भिड़ाए। कभी नया कानून लाए तो कभी जांच से बचने के लिए जांच एजेंसीज पर ही निशाना साधा। यहां तक कि मोदी सरकार की खिलाफत के लिए चुन चुन कर ऐसे फैसले किए जो संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ थे। उसने केंद्रीय जांच एजेंसीज तक के लिए कानून बना दिए कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के वो महाराष्ट्र में जांच नहीं कर सकती। लेकिन जिसने कुछ गलत नहीं किया उसे किस बात का डर। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होते ही एकनाथ शिंदे सरकार ने ऐसे कानूनों को बदलना शुरू कर दिया है। भाजपा गठबंधन वाली एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उद्धव ठाकरे सरकार के उस फैसले को बदल दिया जिसमें सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य था। शिंदे सरकार ने आदेश जारी कर राज्य में जनरल कंसेंट बहाल कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि अब महाराष्ट्र में किसी भी मामले की जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा। दरअसल 21 अक्टूबर 2020 को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने अक्टूबर 2020 में दिल्ली की विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी। तत्कालीन सरकार ने इस सहमति को वापस लेते हुए आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से राज्य सरकार को निशाना बना रही है। गौरतलब है कि तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने गृह मंत्रालय के अनुरोध के बाद आदेश जारी कर कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य में किसी प्रकार की जांच की अनुमति नहीं होगी। मजे की बात यह है कि जब इस आदेश को जारी किया तब अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे और अब उन पर एंटीलिया बम धमकी मामले से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग मामले चल रहे हैं और वो जेल में बंद हैं। बता दें कि देश के 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और मेघालय सीबीआई को दी हुई आम सहमति वापस ले चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को इन राज्यों में जांच करने के लिए या तो राज्य सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। वहीं सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अंतर्गत कार्य करती है। विभिन्न राज्यों ने इसी अधिनियम के चलते आम सहमति वापस ली है। दरअसल आम सहमति 2 प्रकार की होती हैं। पहली स्पेसिफिक और दूसरी जनरल। राज्य सरकार राज्य में कार्रवाई के लिए सीबीआई को जनरल कंसेंट देती है। इसके जरिए सीबीआई किसी भी मामले में जांच के लिए बिना किसी अनुमति के संबंधित मामलों में छापेमारी या गिरफ्तारी कर सकता है। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश से निकलकर ओम प्रकाश राजभर अब बिहार की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और पहले ही मौके पर उन्होंने खुले मंच से नीतीश कुमार को खुली धमकी दे डाली। असल में बिहार में जातीय जनगणना नहीं कराए जाने से राजभर नाराज थे, इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार को खाल उधेड़ने की धमकी दे डाली। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की सावधान रथ यात्रा के दौरान बिहार से सटे बलिया में राजभर ने कहा कि नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि बिहार में जातीय जनगणना में इतनी देरी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर इन सवालों का नीतीश ने जवाब देने में देरी की तो मैं खाल उधेड़ दूंगा। राजभर यहीं नहीं रुके, उन्होंने भाजपा को भी निशाना बना लिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इतिहास गवाह रहा है कि भाजपा बिना गठबंधन के अकेले दम पर आज तक सरकार नहीं बना पाई है। उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी नीतीश की सहयोगी पार्टी है और दोनों जातीय गणना के पक्ष में रहे हैं। इसके बावजूद जातीय गणना कराने पर नीतीश विलंब कर रहे हैं, इसका उन्हें हिसाब देना होगा। राजभर ने कहा कि 27 अक्टूबर 2022 को सावधान रथ यात्रा का बिहार में समापन हो रहा है। इस दौरान पटना के गांधी मैदान में नीतीश से हिसाब मांगा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सभी पार्टियां सावधान रथ यात्रा से डर गई हैं। इन पार्टियों को ये डर है कि कहीं ओम प्रकाश राजभर जनता को जगह न दें। इसके एक दिन पहले सादात में राजभर ने कहा था कि उनके पास वोट की ताकत है जो उन्हें मजबूत बना रही है। इसी की बदौलत वह साल 2024 में दिल्ली तक पीला झंडा लहराएंगे। यह यात्रा 19 जिलों से होकर गुजर रही है, जिसमें अधिकतर जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। ये यात्रा 27 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में समाप्त होगी। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मौका दीपोत्सव का था, लेकिन इस मौके पर राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस एक साथ आए।
इस बात से महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर अब बदलती दिखने लगी है। तीनों नेताओं के चेहरे ये बता रहे थे कि बीएमसी चुनाव में नया समीकरण बनेगा और उद्धव ठाकरे के हाथों से बीएमसी की सत्ता निकल जाएगी। एमएनएस, बीजेपी और एकनाथ शिंदे का गठबंधन उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे को घेरने में बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि राज ठाकरे द्वारा आयोजित कार्यक्रम में न सिर्फ शिंदे और फडणवीस शामिल हुए, बल्कि उन्होंने ही इस कार्यक्रम का इलेक्ट्रिक बटन दबाकर उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही पूरा शिवाजी पार्क एरिया बिजली की रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। शिवाजी पार्क पर आयोजित इस कार्यक्रम से पहले शिंदे और फडणवीस राज ठाकरे के घर भी गए। तीनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे चर्चा हुई। उसके बाद तीनों एक साथ शिवाजी पार्क पहुंचे। खास बात ये थी कि राज के एक तरफ शिंदे थे और दूसरी तरफ फडणवीस। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि राज ठाकरे पिछले 10 साल से शिवाजी पार्क पर दीपोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इच्छा होते हुए भी वह इस कार्यक्रम में नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि अब आना हुआ है, क्योंकि हर काम के लिए एक समय निर्धारित होता है। एकनाथ शिंदे ने कहा, हमारी सरकार सर्वसामान्य जनता की सरकार है, इसलिए यह सरकार राज ठाकरे के सुझावों को भी स्वीकार कर लेती है। हाल ही में राज ठाकरे ने जब अंधेरी उपचुनाव में बीजेपी से उम्मीदवार न उतारने की अपील की थी, उसके बाद ही बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया था। इसी तरह राज ठाकरे ने सरकार से राज्य में अतिवृष्टि के कारण किसानों की बर्बाद हुई फसलों को सूखे के समान ही मुआवजा देने की मांग की। माना जा रहा है कि ये गठबंधन हुआ तो आगामी बीएमसी चुनाव में इसका खासा असर पड़ सकता है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे गुट को होगा। दरअसल बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट बिल्कुल अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने इस चुनाव को खुद के दम पर लड़ने का फैसला किया। हालांकि एनसीपी ने पूरी तरह से अपने पत्ते नहीं खोले। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे के गुट फिलहाल सत्ता से बाहर हैं, जबकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का गठबंधन है और जो राज्य की सत्ता पर भी काबिज हैं। इसमें अगर मनसे शामिल हो जाती है तो फिर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राज ठाकरे की एमएनएस का फिलहाल कोई बड़ा कद नहीं है, लेकिन वो उद्धव ठाकरे को मिलने वाले मराठी वोटों में सेंध जरूर लगा सकते हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार में मची राजनीतिक हलचल के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चली है। लगातार अपने बयानों के वार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पोल खोल रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर राज्य के महागठबंधन सरकार पर हमलावर हैं। लेकिन अब इस रण में जवाब देने के लिए आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर की पहल पर उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो लालू यादव का मामला रफा दफा हो जाएगा। यही नहीं, नीतीश कुमार ने भी एक बयान जारी करते हुए प्रशांत किशोर के दावों को खारिज कर दिया। इसके बाद अब बारी प्रशांत किशोर की थी। प्रशांत किशोर ने भी एक बार फिर से पलटवार करते हुए अपनी बात को दोहराया। उन्होंने अब की बार वो कारण भी बताया जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर भाजपा से जा मिलेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सांसद और राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश के तहत भाजपा के संपर्क में हैं और पलटी जरूर मारेंगे। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को सियासी तौर पर बीजेपी से आंतरिक संबंधों पर घेरते हुए उन्हें अपनी पार्टी के सांसद हरिवंश को राज्यसभा के उपाध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए कहने की चुनौती दी। किशोर का ये जवाब नीतीश के उन दावों को खारिज करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वह भी भाजपा के संपर्क में है। इससे पहले नीतीश सरकार की तरफ से शिवानंद तिवारी ने पीके को लेकर मोर्चा खोला और दावा किया कि पीके का कहना था कि आरजेडी और जेडीयू मिल जाएंगे तो बिहार और झारखंड के 54 लोकसभा सीटों में से कम 48 से 50 सीट तक जीत सकते हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि प्रशांत किशोर की पहल पर उनसे मुलाकात भी हुई जब वे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का अभियान चला रहे थे। तिवारी ने आगे कहा कि प्रशांत किशोर के अनुसार अगले लोकसभा चुनाव के बाद पहले दूसरे स्थान पर आने वाली पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, तीसरे स्थान पर हमारी पार्टी रहेगी और इसकी सरकार बनने की संभावनाएं प्रबल हैं। नीतीश जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो लालू जी का मामला भी रफा दफा हो जाएगा। पीके अपनी इस योजना को लेकर लालू प्रसाद से भी मिले थे। लालू जी ने भी प्रशांत को यही कहा था कि ये सब उसी हालत में संभव है जब नीतीश भाजपा गठबंधन से बाहर आ जाएं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि प्रशांत किशोर की पदयात्रा का मकसद धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। बिहार की दोनों खेमों की राजनीति से अलग एक नई राजनीति की शुरुआत के मकसद से शुरू की गई ये पदयात्रा नीतीश विरोध की राजनीति में बदलती जा रही है।
प्रशांत की पदयात्रा गांधी वाली पदयात्रा नहीं है, बल्कि गांधी की आड़ लेकर वे उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। गांधी का नाम तो शायद प्रशांत के लिए अपने असली चेहरे को छिपाने का एक ढोंग है। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर बिहार में इन दिनों जन सुराज यात्रा निकाल रहे हैं और उनके और जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के बीच जारी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। पीके ने एक बार फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नीतीश कुमार जी, अगर आपका बीजेपी एनडीए से कोई लेना देना नहीं है तो अपने सांसद को राज्यसभा के उपसभापति का पद छोड़ने के लिए कहें। आपके पास हर समय दोनों तरीके नहीं हो सकते। गौरतलब है कि बिहार में ताजा राजनीतिक गठजोड़ महागठबंधन की सरकार बनने के बाद दोनों पूर्व सहयोगी भाजपा के साथ अपने पिछले संबंधों को लेकर झगड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि वह बिहार के मुख्यमंत्री जदयू के माध्यम से भाजपा के संपर्क में है और फिर से पलटी मार सकते हैं। बहरहाल बिहार में जुबानी जंग तेज हो गई है और निशाने पर नीतीश कुमार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर खूब राजनीति गरमाई। विरोधियों ने जमकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा, लेकिन अब जो परिणाम आए हैं उससे साफ पता चलता है कि योगी सरकार का सर्वे को लेकर दिया गया आदेश यूं ही नहीं था, बल्कि उसने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया था। इस सर्वे में सबसे चौंकाने वाला परिणाम सहारनपुर जिले में मिला है, जहां देवबंद स्थित 156 साल पुराना फतवा जारी करने वाला मदरसा दारुल उलूम भी यूपी मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है। गौरतलब है कि दारुल उलूम अक्सर फतवा जारी करने को लेकर चर्चाओं में रहता है, लेकिन सहारनपुर जिले में अब तक 360 मदरसे सरकार से गैर सहायता प्राप्त पाए गए हैं। वहीं जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो यह है कि देवबंद स्थित मदरसा दारुल उलूम भी यूपी मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, हालांकि यह सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के निर्देश पर राज्य के मदरसों का सर्वे किया गया। दरअसल राज्य सरकार के आदेश के बाद जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने भी गैर सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का निर्देश दिए थे। तहसील स्तर पर टीम बनाकर सर्वे शुरू किया गया। जिले में 10 सितंबर को सर्वे का काम शुरू हुआ था। सहारनपुर की सदर तहसील में सबसे ज्यादा गैर सहायता प्राप्त मदरसे हैं। सबसे कम सहायता प्राप्त मदरसे बेहट तहसील में मिले हैं। क्योंकि अभी सर्वे का काम चल रहा है, ऐसे में मदरसों की संख्या बढ़ सकती है। सूत्रों ने बताया कि अब तक 360 से ज्यादा ऐसे मदरसे मिल चुके हैं जिन्हें सरकार से गैर सहायता प्राप्त है। सदर तहसील में सबसे ज्यादा 123 मदरसे हैं, जबकि सबसे कम मदरसे बेहट तहसील में हैं। हालांकि बेहट तहसील में सर्वे चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बेहट तहसील में मदरसों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। डीएम सर्वे रिपोर्ट तैयार कर 15 नवंबर तक शासन को भेजेंगे। वहीं डीएम अखिलेश सिंह ने कहा कि सर्वेक्षण टीम निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इसमें मदरसों के पाठ्यक्रम, स्थापना वर्ष, संस्थापक, संचालन संस्थान, छात्रों की संख्या, मदरसों की सरकारी सहायता और शिक्षकों की संख्या आदि पर एक बिंदुवार सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दारुल उलूम पर डीएम अखिलेश सिंह ने कहा कि अब तक 360 ऐसे मदरसों का पता चला है जो सरकार से गैर सहायता प्राप्त हैं। दारुल उलूम भी उसी में से एक है, लेकिन यह सोसाइटी अधिनियम में पंजीकृत है, इसलिए अभी तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह अवैध है। हालांकि सर्वे को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कितने मदरसों को सरकार से सहायता मिल रही है। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त मदरसों को अल्पसंख्यक विभाग में पंजीकरण कराना आवश्यक है, लेकिन सरकार से सहायता नहीं लेने वाले मदरसों को तब तक अवैध नहीं कहा जा सकता जब तक कि यह पुष्टि न हो जाए कि उन्हें प्राप्त सहायता का स्रोत उचित नहीं है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा बिना सहायता प्राप्त मदरसों के सर्वेक्षण के विरोध में दारुल उलूम देवबंद में यूपी के मदरसों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि मदरसों का सर्वेक्षण कराना सरकार का अधिकार है। मदरसों के अंदर कोई अवैध गतिविधि नहीं है, यह पता लगाना सरकार की जिम्मेदारी है कि क्या कोई है। बहरहाल अब यह साफ है कि योगी सरकार मदरसों के कायाकल्प को लेकर सजग है, लेकिन साथ ही गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आड़ में पनप रहे देश विरोधी गतिविधियों के लिए सर्वे भी जरूरी है। इसीलिए सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार में राजनीति की हवा फिर से बदल रही है। महागठबंधन में शामिल नेताओं के मन में भी अब एनडीए के लिए प्यार उमड़ रहा है। लगभग 2 महीने पहले ही भाजपा से नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, लेकिन अब उनके अपने नेता ही भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में उनके फिर से जाने की राह देख रहे हैं। साथ ही एनडीए में उनके स्वागत के लिए भी तैयार दिख रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के हालिया बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ जा सकते हैं। इसके बाद महागठबंधन में शामिल अब जीतन राम मांझी ने नीतीश के बीजेपी से संपर्क की बात पर कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। उन्होंने कहा कि जनहित में पाला बदलना अच्छी बात है।
उन्होंने कहा कि राज्य हित में सीएम नीतीश कुमार अगर सत्ता बदलने की बात करते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। मांझी ने कहा कि राजनीति में 2 और 2 4 ही नहीं होता, इसका जोड़ 6 और बराबर भी होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि महामाया बाबू ने भी पाला बदला था। जनहित में नीतीश कुमार के पाला बदलने से राज्य को लाभ होगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। इस बयान ने बिहार की राजनीति में फिर से हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का कहना है कि जीतन राम मांझी का यह अपना बयान हो सकता है, लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा में स्टाफ का बिंदु लग चुका है। अब पुनः भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि बिहार प्रदेश के हित में और पार्टी हित में नीतीश कुमार ने पहले ही फैसला ले लिया। जदयू अब महागठबंधन में शामिल हो गया है, बीजेपी के साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी का दावा है कि जदयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल का महागठबंधन अटूट है। बाकी 1-2 जो अन्य सहयोगी हैं वो भी साथ हैं, जब तक रहेंगे तभी उनका सम्मान करेंगे। लेकिन उनका मन अगर डोल रहा है तो किसी को कहीं जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सवाल आखिर वही है कि जीतन राम मांझी के इस बयान के निहितार्थ क्या हैं? आखिर क्यों उन्होंने इस तरह का बयान दिया? वहीं मांझी के बयान के बाद अब यह बात साफ हो चुकी है कि प्रशांत किशोर का बयान यूं ही नहीं था और उनके बयान में भी गहरे मतलब छिपे हुए थे। गौरतलब है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में हैं और अगर स्थिति की मांग होती है तो वह फिर से पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने जेडीयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह के जरिए भाजपा के साथ बातचीत की एक लाइन खुली रखी है। हालांकि जेडीयू ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार फिर कभी भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। इससे पहले 14 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि मैं लिख कर देता हूं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ चले जाएंगे। वो बस सीएम बने रहना चाहते हैं। वो सुबह में इस्तीफा देंगे और शाम में फिर सरकार बना लेंगे। उनका यही नाटक चलता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।